हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय 1 एनसीईआरटी पे, और हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था बच्चों पिछली क्लास में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में। फिर उसके बाद हमें पढ़ा था गुणों के बारे में पदार्थ के। और आखिरी में लास्ट क्लास में बच्चों हमने की थे इससे रिलेटेड हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो। अब इसी क्लास में हम आपके इसी चैप्टर में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों, और पढ़ेंगे आगे की चीज़ों को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर और देखते हैं आज के आपके वीडियो में खास है आपके लिए बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो जब हम बात करते हैं अवस्थाओं के बारे में, तो बच्चों हम ध्यान देंगे कि कई प्रकार की चीज़ों को देखते हैं हम, और उन्हें पूरी चीज़ों को पदार्थ की 3 रूपों या 3 अवस्थाओं में हम बांट देते हैं, जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस हैं। अब ये किस लिए बढ़ते हैं बच्चों कि पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण ऐसी होती हैं, और जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं उनके गुणों को हमने पहले अध्ययन किया है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ठोस अवस्था की। तो इसके लिए क्रियाकलाप करना है बच्चों, हमें लेना है पेन, किताब और सुई और लकड़ी की छड़। अब जब इसे ले लेंगे बच्चों, हम करना क्या है, हमें कि इन वस्तुओं की चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनकी आकार को हमें चित्रित करना, रेखा चित्र बनाना है। तो हमें क्या पता चलेगा बच्चों, इसकी जो सीमाएं हैं और आयतन निश्चित हैं। अब क्या करें, अगर हम हथौड़े से मारने से, खींचने से, तोड़ने से या गिराने से, फेंकने से इन्हें हम देखेंगे कि ये टूटती नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, विसरण भी नहीं हो रहा है इनमें। अब बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का अगर हम प्रयास करें तो वो भी इसमें नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं बच्चों कि ये उदाहरण है किसके, ठोस के। अब ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों कि एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य स्पंदीयता होती है इसमें। ठीक है बच्चों, यानी निश्चित आकार होगा, स्पष्ट सीमाएं होंगी और स्थिर आयतन यानी नगण्य स्पंदीयता होगी। इसे हम कह देते हैं ठोस। अब बाहरी बल लगाने पर भी क्या होता है बच्चों, अगर लगता है उस पर तो ठोस टूट जाता है, लेकिन उसका आकार नहीं बदलता, इसलिए इसे दृढ़ कहते होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, दृढ़ होते हैं, अपने आकार को कभी नहीं छोड़ते। अब कुछ अपवादों को अगर हम देखें बच्चों, जैसे कि रबड़ बैंड को खींच करके उसका आकार बदलना। अब अगर रबड़ बैंड की बात करें हम, तो मूल रूप से उसका आकार बल लगाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, और छोड़ने पर घट जाता है। और बहुत ज़्यादा बल लगाने पर क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। तो ये हमें क्या बताता है कि ये ठोस है। फिर उसके बाद अगर हम कहें कि जो विभिन्न बर्तन हैं उसमें चीनी या नमक अगर हम रखते हैं तो क्या वो ठोस हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। क्यों है इसका हम आसानी से बोल सकते हैं। इसे कैसे कि जो चाहे हम शक्कर या नमक की बात करें, अगर हम हाथ, प्लेट या जार में रखें तो उनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, यानी उनके दानों का साइज जो है वो एक समान रहता है और वो बदलता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी ठोस है। फिर अगर हम बात करते हैं स्पंज की, तो क्या उसमें स्पंदन होता है? तो एक बात समझ लीजिए बच्चों, जो स्पंज होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समावेश होती है, और दबाने पर वो वायु बाहर आ जाती है, जिससे इसका स्पंदन संभव तो होता है, लेकिन जब हम इस पे से हाथ हटाते हैं तो ये वापस वायु उसमें भर जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ठोस है, स्पंदन संभव है, लेकिन स्पंदन होता नहीं है अच्छी तरीके से, या ये कह सकते हैं हम कि स्पंदन ना के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी नगण्य स्पंदन है, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ रहे हैं वापस वो अपने आकार में वापस आ रहा है बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों किसकी, ठोस की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों द्रव्य अवस्था की। तो द्रव्य अवस्था की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। हमें क्या लेना है, जल, खाना पकाने का तेल, दूध और जूस, ये शीतल पेय लेने हैं, और इन्हें 50 ml की मात्रा के हिसाब से माप लेना है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग जो बर्तन हैं उनके
अलग अलग बर्तनों के हिसाब से उन्हें 50 ml के नाप करके डाल देना है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि क्या उनका आयतन समान होगा या आकार समान होगा या दूसरे बदल जो बर्तन है उसमें उड़लने पर वो बहते हैं क्या। तो पहली चीज़ तो समझ लीजिए बच्चों, जो उनका आयतन है, ठीक है बच्चों, जो आयतन है वो निश्चित होगा क्योंकि हमने क्या लिया, 50 ml लिया है। आकार क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होगा क्योंकि वो बर्तनों के आकार को ले लेंगे। ठीक है बच्चों। अब एक बर्तन से दूसरे बर्तन पे डालने पर, उड़ेलने पर वो आसानी से बह सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षण हमें यही बताता है। क्या बताता है कि द्रव्य का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है जिससे बर्तन में उन्हें रखा जा सकता है और उसी प्रकार का आकार वो ले लेते हैं। द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए इसे दृढ़ नहीं लेकिन तरल कह देते हैं बच्चों। अब आगे क्या कहता है बच्चों, ये आगे कहता है कि क्रियाकलाप 1.4 और 1.5, इससे हमें क्या पता चलता है कि ठोस और द्रव्य में विसरण संभव है। 1.4 की अगर बात करें, आपको याद हो, वो था पोटेशियम परमैंगनेट का मिलाना घोल जो तैयार किया था हमने, और उसे जब देखा था हमने कि वो काफ़ी टाइम बाद भी रंग उसका कम नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। और एक था आपका ठंडे और गर्म पानी में जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसे रखा था हमने। तो ये चीज़ें क्या बताती है बच्चों कि जो वातावरण की गैसें हैं वो जल में घुलनशील है। इसका एक उदाहरण है बच्चों आसान, गैस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलीय जंतु और पौधे अनिवार्य रूप से कैसे लेते हैं बच्चों, वो पानी में जलीय तौर पे लेते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी कि सभी जो जलधारी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए सांस लेते हैं और जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरीके से हम किस निष्कर्ष पे निकलते हैं बच्चों कि जो द्रव्य और में ठोस और द्रव्य में गैस तीनों का विसरण संभव है एक दूसरे में, और ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। यानी जो ठोस होते हैं उसमें रिक्त स्थान कम है और जो आपका द्रव्य है उसमें रिक्त स्थान थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो आगे बढ़ने पे हमें पढ़ना है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जो गुब्बारे वाला है एक सिलेंडर से कई सारे गुब्बारे भर देता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हम गैस को क्या कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा को छोटी जगह रख सकते हैं। अब कैसे रख सकते हैं ज़रा एक क्रियाकलाप से समझिए। आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 सीरीज लेनी है 100 ml की और उसके ऊपर रबर का कॉर्क लगा देना है। यानी इस तरह का रबर का कॉर्क लगाना देना है जैसे कि चित्र में दर्शाया हुआ है। अब इन सारों के पिस्टन को हटा देना है और उसके बाद एक में हवा रखनी है, दूसरे में जल रखना है और तीसरे में चौक के टुकड़े भर देने हैं और फिर पिस्टन को वापस लगा देना थोड़ी सी वैसलीन लगा करके। और जब आप इन्हें दबाएंगे तो आप देखेंगे हवा वाला सबसे ज़्यादा दबेगा, जल वाला उससे कम दबेगा और जो चौक वाला है वो सबसे कम दबेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये संपिंडन की जो आप प्रकृति है उसको दिखाता है बच्चों। तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसें जो हैं संपिंडन या कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली गैस। कौन सी गैस है बच्चों, वो गैस है आपकी द्रवकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑक्सीजन जो सिलेंडर में आती है हॉस्पिटलों में वो भी संपीड़ित गैस होती है। और आखिरी में जो हम रोज देखते हैं बच्चों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग कहाँ होता है बच्चों, आपका जो आपकी गाड़ियाँ चल रही होती है उसमें होता है। अब संपीड़न से क्या फ़ायदा होता है कि काफ़ी अधिक होने के कारण गैस में अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे भेजा भी जा सकता है। तो इसलिए जो गैसें हैं उनमें संपीड़न दर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ और ध्यान देखने को मिलेगी बच्चों कि आप जो खाना पकाते हैं तो जब गर्म खाना है उसके जो महक है आपको आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है बच्चों कि जो द्रव्यों और ठोसों की तुलना में जो गैस है उसमें विसरण दर काफ़ी तेज होती है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों और अन्य गैसों की जो विसरण गति है वो बहुत तेज होती है। यानी गैस
और जो अन्य गैस उसके साथ मिली हुई हैं, अगर मिली हुई हैं तो उसकी जो गति है वो काफ़ी तेज़ होगी बच्चों। अब इससे क्या पता चलता है हमें कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है और इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं और बर्तन की दीवारों और गैस के कणों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस पर दबाव बनाते हैं। और जब दबाव बनता है तो उससे कैसे पता चलता है हमें कि जब हम इसे कुछ दबाव डाल कर कम करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत छोटी जगह में बहुत ज़्यादा गैस आ जाती है बच्चों। इसके अलावा क्या देखते हैं बच्चों हम, इसके अलावा जब हम तीनों अवस्थाओं को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें देखने को मिलता है कि ठोस में जो आपके कण हैं वो सबसे कम गति कर रहे हैं, गैस द्रव्य में उससे ज़्यादा गति कर रहे हैं, किससे, ठोस से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गति कर रहे हैं आपके गैस में। तो यहाँ पे संपीड़न और विसरण दोनों ही काफ़ी तेज हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ होगी आपकी क्लास ख़त्म। अगली क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।